तो हेलो एवरीवन, आज फटाफट रिवीजन में हम लोग करने जा रहे हैं यूनेस्को का करंट फैक्ट जो पिछले एक साल से करंट में रहा है। तो और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी यूनेस्को के तहत कोई भी एक्टिविटी भारत में होती है तो यहां से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हमेशा करंट वाला ही ज्यादा पूछा जाता है। वैसे तो यूनेस्को का 1983 से यूनेस्को के तहत भारत के स्थल शामिल किए जा रहे हैं, भारत के साइट्स, और ये लेटेस्ट जो आपका जो हुआ है वो अभी कुछ पिछले महीने हुआ है। तो इन सब पर ही बात करेंगे हम लोग। फटाफट करंट वाले पर ज्यादा बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 17,999 में जो आपको कोर्स मिल रहा था अनअकैडमी पर, अब का सबसे लोवेस्ट फी पर वो ऑफर कल आप लोग का खत्म हो रहा है। रिंकू लाइव मेरा कोड है, मेरे कोड के साथ आप आते हैं। पूरा हिस्ट्री कल्चर में आप लोग का कवर करूंगी और 2 ऑप्शनल में पढ़ाऊंगी आप लोगों को, हिस्ट्री ऑप्शनल और सोशियोलॉजी ऑप्शनल। रिंकू लाइव मेरा कोड है, तो आप इस कोड को ना भूलें। तो यूनेस्को के तहत जैसा कि मैंने बताया कि यूनेस्को 1983 से भारत में यूनेस्को के तहत ये शामिल होना शुरू हो गया। अब इसमें यूनेस्को के कई अलग अलग अब लिस्ट बन चुकी हैं। जैसे यहां जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंटेंजिबल पीछे लिखा हुआ है, टेंजिबल भी है, तो मूर्त धरोहर स्थल, अमूर्त धरोहर स्थल, इसके साथ कई और सूचियां भी शामिल हो गई हैं। तो उन पर बात करेंगे। अब तक भारत में कुल कितने, तो भारत में कुल अब तक 43, अब तक भारत में कुल 43 धरोहर स्थल शामिल किए जा चुके हैं। ये पूरा का पूरा मैं आपको बता रही हूं, मूर्त की बात कर रही हूं। तो जिसमें कि 35 कल्चरल है, सांस्कृतिक है, 7 नेचुरल है, प्राकृतिक है, और एक जो है वो मिक्स्ड है, मिश्रित है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों, इसलिए उसको मिश्रित कहा जाता है। और जो लास्ट कल्चरल हेरिटेज शामिल किया गया है ये है आपका मोईदम, असम का। ये जो अहोम राजाओं का एक तरह से क्या है, तो कब्रगाह है एक तरह से, मतलब इनके नीचे उनको दफनाया गया, जिसको मोईदम कहते हैं। तो इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है भारत में कई और इनिशिएटिव लिया है। किसने, तो यूनेस्को ने। तो उसके तहत भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूर्त और अमूर्त विरासत के अलावा अब कुछ नए इनिशिएटिव्स यूनेस्को ने लिए हैं। तो इसमें भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है अप्रैल 2025 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले महीने। तो भगवत गीता जिसमें कि 4 प्रमुख योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की बात की गई है। इन चारों पर विवेकानंद जी ने अलग अलग किताब भी लिखी है। तो भगवत गीता का एक अलग महत्व है, भारत में बहुत ज्यादा ही इसका महत्व है, बहुत पवित्र ग्रंथ ही माना जाता है। तो इसको शामिल किया गया। और नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि ने लिखा, और ये भारत के जितनी भी ललित कलाएं हैं उन सबका अगर हम लोग मूल स्रोत की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो ये नाट्य शास्त्र ही है, जो कि 4वीं-5वीं शताब्दी में, 4th-5th सेंचुरी में इसको एक तरह से कंप्लीट किया गया है। लेकिन इसके साथ माइथोलॉजिकल स्टोरी भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोग भरत मुनि को ब्रह्मा जी का पुत्र बताते हैं, तो नाट्य शास्त्र को भी। तो ये जो है 36 अध्याय में लगभग 6000 श्लोक हैं इसमें। अब इसके साथ जो करंट में और है वो ये है कि यूनेस्को ने 6 टेंटेटिव लिस्ट, 6 जो प्लेसेज हैं उनको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है, यानी नामित किया गया है अभी यूनेस्को में। ऐसे जो है क्या है, तो ऐसे 6 धरोहर हैं जिनको की नामित किया गया है। अब ये भी चर्चे में है। तो वो कौन कौन से हैं भाई जो नामित किया गया है, तो एक तो ये मुदुमल का ये मेगालिथिक मेनहीर है। तो ये मुदुमल प्लेस है जहां पर ये है। मेनहीर किसको कहते हैं, तो ये जैसे देखो, इसको हीरो स्टोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं हीरो स्टोन, नायक पत्थर है ये। मेनहीर क्या है, तो मेनहीर जो है नायक पत्थर है। नायक पत्थर यानी ये इसके नीचे जो जिन्होंने युद्ध में, वॉर में लीड किया है, जो शहीद हो गए हैं,
जिन्होंने बहुत शौर्य वाला काम किया हुआ है, उनको इसके नीचे दफनाया गया है। तो जब हम लोग मेगालिथिक की बात करते हैं, महापाषाणिक कब्रों की बात करते हैं, तो कई तरह के कब्र बनते हैं, डोलमेन वगैरह, डोलमेन, सिस्ट, अर्न ब्यूरियल। लेकिन यहां पर मेनहीर जो है, स्पेशली मेनहीर बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि ये क्या होता है, नायकों के नाम पर होता है ना। तो यहां से आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये जो मुदुमल कहां पर है, तो ये तेलंगाना के नारायण पेट जिले में है। ये तेलंगाना में है, ये तेलंगाना के नारायण पेट जिले में ये मुदुमल जगह है। और ये अब अगर इसको लेकर के बात करें तो ये यूनेस्को में शामिल तेलंगाना का अब क्या हो जाएगा, तो ये दूसरा प्लेस हो जाएगा। अभी तो खैर टेंटेटिव लिस्ट में है, ये नामित किया गया है। इसके पहले 2021 में रामप्पा मंदिर को, इसके पहले 2021 में रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया है। अगर ये अभी लेकिन नामित है, यानी नॉमिनेटेड है, अभी टेंटेटिव लिस्ट में है, ठीक, पर ये दूसरा प्लेस हो जाएगा। इसके अलावा शिवाजी महाराज के किलों को, शिवाजी महाराज के किलों को भी, जो उन्होंने ऐसे भव्य और विहंगम किले बनाए हैं, और ये उस समय के हिसाब से, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप में ये अद्भुत है। तो ऐसे जो है 12 किलों को सूचित किया गया है। तो ये फरवरी 2024 से ही महाराष्ट्र सरकार इसका प्रयास कर रही है, ठीक। तो ये जो है 12 किले हैं कुल। मराठा, ये एक तरह से मिलिट्री लैंडस्केप है ये इंडिया का, और मराठा में शिवाजी महाराज ने जिस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर से, जिस तरह से उन्होंने मुगल सेना से टक्कर लिया था, वो अपने आप में एक हीरोइक स्टोरी है ना। तो ये जो है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो छत्तीसगढ़ में कांगेर वैली नेशनल पार्क देख पा रहे हैं आप, इसको भी नॉमिनेट कर दिया गया है। तो इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया। मतलब ये नॉमिनेटेड ही नहीं है, ये टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को ने ले लिया है इसको। अब कभी भी इसको जो है घोषित किया जा सकता है। तो क्योंकि ये नॉमिनेटेड है और टेंटेटिव लिस्ट में जा चुका है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है, उसमें पूछ लिया गया है ये, ठीक। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। इसका नाम कांगेर क्यों है, क्योंकि कांगेर नदी यहां से बहती है। तो यहां से कांगेर नदी बहती है, तो इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो नदी है, इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती है। तो इसलिए इसका नाम कांगेर रखा गया है। और ये जो है 1982 में, इसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किसको, तो कांगेर को। तो यहां पर एक वाटरफॉल भी है, तीरथगढ़ वाटरफॉल है यहां पर। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो यहां पर बहुत सारे जनजातीय लोग भी रहते हैं। उनका एक तरह से जो उनकी जीवन शैली है, जो उनका आर्ट है, वो भी एक अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो ये जो है, इसीलिए कांगेर वैली को क्या कर दिया गया है, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि ये एक दर्जा देने के लायक है ये, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी केव्स भी हैं चूना पत्थर की। तो और इसमें जो गुफाएं हैं, उसमें कुटुम्बसर, कैलाश, दंडक, ये सब जो है, ये सारे के सारे जो है किसके लिए, तो ये अपने उसके लिए फेमस है, जिस तरह से ये बनाई गई हैं, ठीक। तो कांगेर नेशनल पार्क याद रखेंगे आप, कांगेर नाम क्यों है और इसकी क्या खासियत है। इसके साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो बुंदेला राजाओं ने जो महल और किले बनाए, अब उसको भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बुंदेला राजा छत्रसाल की कहानी तो आप लोगों को याद होगी। ये सिर्फ सब छत्रसाल ने नहीं बनाया, लेकिन ये बुंदेलखंड वाले शामिल किए गए हैं, पर ये बुंदेला राजाओं का ये जगह रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के महल और किले शामिल किए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे एक किला है गढ़कुंडार किला, ये बुंदेला राजपूतों की प्रारंभिक राजधानी थी। राजा महल, ये बुंदेला शासक मधुकर शाह के शासनकाल के दौरान ये निर्मित हुआ था।
तो ये जो गढ़कुंडार किला, राजा महल, जहांगीर महल, ये भी मधुकर शाह के समय में ही बना है ये, फिर वीर सिंह देव के समय में इसको और मॉडिफाई किया गया। दतिया पैलेस, ये 1620 में वीर सिंह देव के द्वारा ये बनाया गया था। दतिया पैलेस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। झांसी का किला 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है वीर सिंह देव ने इसको बनवाया था, झांसी के किले को। धुबेला पैलेस, ये महाराजा छत्रसाल, जो बाजीराव मस्तानी फिल्म में आपने देखा था, महाराजा छत्रसाल जिन्होंने बाजीराव प्रथम को बुलाया था मोहम्मद खां बंगश को से अपनी रक्षा करने के लिए, जो कि मुगल सूबेदार था इलाहाबाद का। तो वही उन्हीं राजा छत्रसाल के द्वारा ये निर्मित है धुबेला पैलेस। तो बुंदेला राजाओं के द्वारा बनाए गए महल और किले, इनको भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो मैं टेंटेटिव लिस्ट में कितने, तो 6 धरोहर शामिल किए गए हैं। उसमें अब नेक्स्ट है आपका 64 योगिनी मंदिर। तो ये मध्य प्रदेश और ओडिशा में हम लोगों को 64 योगिनी मंदिर हमें मिलते हैं। कुछ असम में भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और ओडिशा के 64 योगिनी मंदिर को शामिल किया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे पिक्चर, यहां से आप लोग को 2022 में 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। भारत का जो संसद भवन, जो हर्बर्ट बेकर और जो लुईस के द्वारा जो बनाया गया, वो एक तरह से यहीं से आपका प्रेरित था। तो यहां पर क्या हो, तो 64 योगिनियां होती हैं। ये जो कि मतलब एक 64 योगिनी, उस समय पंथ ही निकल गया था, शक्ति है ना, शक्ति संप्रदाय निकला। जब तंत्र मंत्र बढ़ा तो शक्ति संप्रदाय निकला, शाक्त संप्रदाय भी कहते हैं। तो इसमें 64 योगिनियां होती हैं। योगिनी मुद्रा में इनको दिखाया जाता है। इसमें लिंग भी, शिवलिंग भी रहता है। तो ये 9वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान ये बना है। तो यहां पर जो है 64 योगिनियों को समर्पित है ये, इनको योगिनी के रूप में जाना जाता है और ये इनको देवी के ही रूप में लोग मानते हैं। अच्छा, अशोक के जो अशोक के द्वारा बनाए गए जो एडिक्ट्स हैं, अशोक के जो एडिक्ट्स जहां जहां पर मिले, जो अशोक द्वारा बनाए गए प्लेसेज या पिलर्स हैं, उनको भी कहा गया है कि उनको भी जो है शामिल किया जाएगा। तो ये भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुआ है। जो अशोक के एडिक्ट्स जहां जहां से हम लोगों को मिले हैं, जहां जहां से अशोक के बनाए हुए हमें जो भी वास्तुकला का वो मिलता है, तो वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक ने जो अपने एडिक्ट्स लिखवाए पिलर्स पे या फिर यहाँ पे वॉल पे, हालांकि इसके अलावा जो है पत्थर पर भी लिखवाए हैं, लेकिन जो वास्तुकला के जो उदाहरण हैं उनको शामिल किया जाएगा। अच्छा, जो गुप्त शासकों के द्वारा जो बनाए हुए मंदिर हैं, तो अलग अलग राज्य में है। जैसे मुख्य रूप से आपको सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मिलेगा, और इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, गाजीपुर, है ना, तो देवगढ़, कानपुर, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी हम लोगों को जूनागढ़ में स्कंदगुप्त ने जो बनाया। तो यानी कई राज्यों में गुप्त शासकों के द्वारा बनाए हुए मंदिर हमें मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर वास्तुकला की जो शुरुआत हुई वो गुप्त काल में ही हुई, यानी प्रॉपर जो मंदिर गर्भगृह मंडप के साथ जो हम मंदिर देखते हैं, तो गुप्त काल में शुरुआत हुई। कई बार मैं आप लोगों को टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। तो इस बार अब जो है गुप्त शासकों ने जो ये मंदिर बनवाए हैं, जो कि ज्यादातर जो है पत्थर के हैं और कुछ ईंट के भी मंदिर हैं, तो उनको शामिल किया गया है, मतलब टेंटेटिव लिस्ट में। ये मैं आपको टेंटेटिव लिस्ट बता रही। तो जो अभी करंट में जो था वो ये था, जो अभी करंट में था, यानी ये जो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, जो कि पांडुलिपि वाले कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है सांस्कृतिक लिस्ट में। और अभी ये 6 जो ये हेरिटेज थे, इनको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी अभी इनको जो है नामित किया गया है। और इसके अलावा इनका यूनेस्को ने भारत में बहुत सारे अमूर्त विरासत के तहत भी भारत के बहुत सारे परंपरा, त्योहार, मेले, इनको इसने शामिल किया हुआ है।
तो अमूर्त विरासत यानी अमूर्त जिसे छू नहीं सकते, तो जिसे हम क्या देखते हैं, महसूस करते हैं, जिसको देखकर हमें जो है खुशी महसूस होती है ना। तो अमूर्त उसी को कहते हैं जो इंटेंजिबल है ना, जो परफॉर्म किया जाता है या फिर उसको हम देख सकते हैं। तो यहां पर जो ये पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है, ये वैदिक जप की परंपरा से, ये 2008 से ये शुरुआत हुआ है समझ लो। तो 2008 में जो है वैदिक पाठ, रामलीला, कुटियाट्टम और रामन, ये रामन जो है उत्तराखंड का, ये आपका शामिल किया गया है 2009 में। इस और मुदियेट्टू 2010 में, ये केरल का एक मतलब वो है नाटक है, नृत्य नाटक। कालबेलिया छऊ, ये 2010 में शामिल किया गया। और 2012 में लद्दाख में जो चैंटिंग होती है, जो बुद्धिस्ट लोग चैंटिंग करते हैं उसको। 2013 में मणिपुरी संकीर्तन। 2014 में पंजाब के जो ठठेरे जो पीतल के बर्तन बनाते हैं उसको शामिल किया गया। आज भी वहां के बड़े बड़े गुरुद्वारों में उनके द्वारा बनाए गए बर्तन इस्तेमाल होते हैं। योग को 2016 में शामिल किया गया और नवरोज को भी 2016 में शामिल किया गया, जो पारसी समुदाय का न्यू ईयर होता है। कुंभ मेले को 2017 में और दुर्गा पूजा को 2021 में और 2023 में गरबा को किया गया था। और पिछले साल जो है 2024 में गरबा से आप लोगों से को प्रश्न पूछ लिया गया था। तो ये सारा का मैं क्या था आपका यूनेस्को का जो करंट अफेयर था। और क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, इन्हीं के बीच से आएगा, क्योंकि जो पुराने हो चुके होते हैं तो रेयर चांस होता है वहां से क्वेश्चन आने का। तो उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये सभी यूनेस्को के क्या है, तो ये सभी ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का ये है। मैं पीडीएफ भी ये शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक। तो फिर जाने से पहले याद दिला दूं आपको कि ये ऑफर कल खत्म हो रहा है। ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा 17,999। रिंकू लाइव मेरा कोड है। तो जो भी प्लान करे अनअकैडमी पर आने के लिए, तो वो रिंकू लाइव कोड यूज कर सकते हैं और आप आए, आपका पूरा स्वागत है और मेरी तरफ से पूरा सहयोग। रिंकू लाइव बड़ा अगर लगे तो आप RS60 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। RS60 RS60। तो ये फटाफट रिवीजन का ये सिलसिला चलता रहेगा टिल प्रीलिम्स। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, आपको बताती रहूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये जो है कल मॉर्निंग में 11 AM पर जरूर जुड़िएगा मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन में 1757 से 1857। तो टेक केयर, मन लगा कर रिवाइज करते रहिए, बिल्कुल मन को शांत रख के और इच्छा शक्ति के साथ और एकदम जीत के जज्बे के साथ, बिना डरे बिना चिंता किए और एकदम निश्चिंत होकर, बिल्कुल ठंडे दिमाग से शांत होकर रिवीजन करना है। ऑल द बेस्ट।